तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 12 नवंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2009 में, जो कि स्टॉप निमोनिया इनिशिएटिव और साथ ही ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा इसे शुरू किया गया था। लेकिन ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया को वर्तमान में जाना जाता है एवरी ब्रीथ काउंट्स कोएलिशन के नाम से। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पे निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना, साथ ही इसकी रोकथाम करने और उपचार की जरूरतों पर ध्यान देने, साथ ही सभी तक इलाज की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। साथ ही बच्चों की अनावश्यक मौतों को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो हर सांस महत्वपूर्ण है, निमोनिया को उनके पथ पर रोके। तो अब निमोनिया है क्या? तो दरअसल यह एक फेफड़ों का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फफूंद से हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी में किस प्रकार की सदस्यता ली गई है? तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यानी कि TFFF आखिर है क्या। इसके बाद जानेंगे कि भारत इसका सदस्य कैसे बना है। तो दरअसल ब्राजील के बेलेम शहर में COP30 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो कि 10 नवंबर से शुरू हुआ है और 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन के दौरान ब्राजील द्वारा TFFF को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि अभी इसकी स्थापना नहीं की गई है। साल 2026 तक इसे स्थापित करने की योजना है और ब्राजील द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का कुछ देशों ने समर्थन भी किया है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। इसके अलावा इंडोनेशिया, कांगो, नाइजीरिया आदि देश भी शामिल हैं। तो अब यह है क्या या फिर यह होगा क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानते हैं। तो दरअसल यह एक वित्तीय तंत्र होगा जो कि वैश्विक स्तर पे उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा करने और साथ ही वनों की कटाई रोकने के प्रयासों को आर्थिक तौर पे समर्थन देगा। खास तौर पे ऐसे देशों का समर्थन करेगा जो कि वनों की कटाई रोकने में सफल रहे हैं और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि एकत्रित करना, यानी कि 125 अरब अमेरिकी डॉलर राशि एकत्रित करना। तो अब TFFF और भारत, तो दरअसल भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य बना है, यानी पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पे इसमें शामिल होने की घोषणा की है भारत द्वारा। तो पर्यवेक्षक सदस्य का मतलब क्या है? तो दरअसल भारत इसकी चर्चाओं और निर्णय की प्रक्रियाओं में साझेदारी के तौर पे हिस्सा लेगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकता है। इसके अलावा वित्तीय योगदान भी अभी नहीं कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेक्षणकर्ता। अगला सवाल है, हाल ही में राहुल VS भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो दरअसल हाल ही में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल VS बने हैं। अब ग्रैंड मास्टर यह होता क्या है, इसे आगे जानेंगे। तो दरअसल राहुल VS तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 21 वर्षीय हैं। तो अब ग्रैंड मास्टर यह होता क्या है? तो दरअसल यह फीडे द्वारा दिया गया एक खिताब होता है। तो फीडे क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो दरअसल यह खिताब दिया जाता है फीडे द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शतरंज खिलाड़ियों को, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की शतरंज टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दरअसल नॉर्म दिया जाता है, यानी कि विशेष प्रदर्शन मानदंड। और इसके लिए 3 नॉर्म अनिवार्य होते हैं। अब कैसे? तो दरअसल 3 अलग अलग टूर्नामेंटों में 3 नॉर्म्स अनिवार्य होते हैं और ये नॉर्म भी तभी मान्य होते हैं जबकि ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेले हों और इसके लिए फीडे द्वारा दी गई न्यूनतम रेटिंग अंक 2500 अनिवार्य होती है या फिर इससे अधिक जितने भी हो। इसके अलावा भारत के अब पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद, जो कि साल 1988 में बने थे और अब वर्तमान में 91 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं भारत के।
तो फीडे फीडे क्या है? तो दरअसल फीडे द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस और इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई साल 1924 को, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ओना सुमस है, जिसका की अर्थ है हम एक परिवार हैं, और हर साल 20 जुलाई को शतरंज दिवस के तौर पे मनाया जाता है, यानी कि विश्व शतरंज दिवस के तौर पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वें। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई हैं? तो दरअसल हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा पे थी, अंगोला देश की यात्रा पे थी। अब अंगोला देश, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो दरअसल कब से कब तक थी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह यात्रा? तो 8 नवंबर से 11 नवंबर तक। इस दौरान अंगोला का 50वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, जो कि 11 नवंबर को मनाया गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस उत्सव में सम्मिलित भी हुई हैं। तो अब अंगोला, तो दरअसल यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो 11 नवंबर को। दरअसल 11 नवंबर साल 1975 को पुर्तगाल से आजाद हुआ था अंगोला। इसकी राजधानी क्या है? तो लुआंडा। यहाँ की मुद्रा है क्वांजा और यहाँ पे संसद है एक सदनीय, जो कि है नेशनल असेंबली। और अंगोला में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जुआओ लोरेंसो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंगोला। अगला सवाल है, हाल ही में किसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में HFL को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड यह है क्या, इसके बारे में आगे जानेंगे। साथ ही HFL है क्या, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो दरअसल HFL को यह अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया द्वारा। क्यों दिया गया है? तो HFL के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साथ ही स्थिरता और पर्यावरण, सामाजिक शासन और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट जैसे पहलुओं पे उत्कृष्टता के लिए यह अवार्ड दिया गया है HFL को। तो अब HFL है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और खास तौर पे यह डेयरी व्यवसाय के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 5 जून साल 1992 को, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में की गई थी। इसका मुख्यालय भी है तेलंगाना के हैदराबाद में। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड यह है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 1991 में, जो कि भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया द्वारा इसे शुरू किया गया था। और दरअसल यह अवार्ड कंपनियों को यह अवसर देता है कि वे स्वयं का मूल्यांकन करें, साथ ही अपनी प्रक्रियाओं को वैश्विक मानक के तौर पे और बेहतर भी करें। तो दरअसल यह अवार्ड दिया जाता है कुछ क्षेत्रों के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले क्षेत्र के लिए। तो दरअसल इस अवार्ड के लिए 2025 में 3 स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया की गई और इस प्रक्रिया में वैश्विक मानकों के अनुरूप गवर्नेंस अभ्यास का आकलन किया गया इन कंपनियों का। और इस पूरे जूरी की अध्यक्षता की भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित द्वारा की गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HFL। अगला सवाल है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2025, तो दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है 6 नवंबर से और यह चलेगा 18 नवंबर तक। कहाँ पे? तो मिस्र के काहिरा शहर में। और इसमें भागीदारी किनकी शामिल रही है, यानी कितने एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं? तो 720। और इस टूर्नामेंट में 22 व्यक्तिगत खिताब हैं, इसके अलावा 4 मिश्रित टीम खिताब हैं। और इसमें किन श्रेणियों के तहत मैच खेले जा रहे हैं, यानी कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कितने श्रेणियों में किया जा रहा है? तो 2, जो कि है राइफल और पिस्टल। तो इस दौरान भारत के अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता है और पहले भारतीय बने हैं, भारतीय पिस्टल निशानेबाज बने हैं जो कि इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे पदक जीते हैं, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो अनीश भानवाला तो यह है कौन? तो दरअसल हरियाणा के रहने वाले हैं मूल रूप से और
23 वर्षीय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीश भानवाला। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब क्या है प्रोजेक्ट सनकैचर, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल यह एक रिसर्च मूनशॉट पहल है जिसे कि हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई द्वारा सार्वजनिक तौर पे अनावरण किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो दरअसल सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग सुविधाएं स्थापित करना इसका लक्ष्य है। साथ ही उपग्रहों को ऐसे ऑर्बिट में रखा जाएगा जहां पे कि लगातार सूर्य प्रकाश प्राप्त कर सके ये उपग्रह, जिससे कि सौर पैनल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न कर सके। और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है साल 2027 तक। फिर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। अगला सवाल है, हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जनजातीय जीनोम परियोजना यह है क्या? तो दरअसल इसे गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी नहीं, 2025-26 के राज्य बजट में इसे शुरू करने की घोषणा की गई थी, जबकि यह शुरू हुआ था आधिकारिक तौर पे जुलाई 2025 में। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक रोगों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवंशिक कैंसर आदि की पहचान करना। अब हाल ही में यह खबरों में क्यों है? तो दरअसल राज्य में डीएनए सैंपल संग्रह को 31 जनजातीय समुदायों एवं 11 जिलों में शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में वाटरशेड महोत्सव के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन एवं वाटरशेड महोत्सव 2025, तो दरअसल इसका आयोजन किया गया है 10 से 11 नवंबर तक। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स की प्रगति की समीक्षा करना, साथ ही भविष्य के लिए रूपरेखा तय करना। इसके अलावा इस महोत्सव के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुंटूर, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मालाबार युद्धाभ्यास 2025, तो अब मालाबार अभ्यास यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं 2025 में आयोजित होने वाले इस अभ्यास के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 10 नवंबर से और यह चलेगा 17 नवंबर तक। कहाँ पे? तो अमेरिका के गुआम में आयोजित किया जा रहा है। भारत की तरफ से इसमें शामिल हो रहा है INS सह्याद्री। तो मालाबार अभ्यास यह है क्या? तो दरअसल यह क्वाड सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 1992 में, जो कि तब यह द्विपक्षीय था। भारत और अमेरिका यानी कि भारत और अमेरिका के बीच यह आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। तो अब वर्तमान में यह 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो दरअसल साल 2007 में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया और साथ ही सिंगापुर को भी आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद यह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। लेकिन साल 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसके बाद यह 4 देशों यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त तौर पे आयोजित होने वाला क्वाड नौसैनिक अभ्यास के तौर पे इसे जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुआम, अमेरिका। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 11 नवंबर। अगला सवाल था भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला सवाल था COP30 सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी बेलेम, ब्राजील।
अगला सवाल था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ओनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। अगला सवाल था भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और साथ ही देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से कौन से पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, वैभव। अगला सवाल था हाल ही में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड द्वारा मुफ्त एवं डिजिटल बस यात्रा सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य को पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोलरन कहां चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 9 नवंबर। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स।